नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। वक्त है सुपरफास्ट 200 का, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर। आज एक तरफ जहां दुनिया नए साल का स्वागत कर रही है, जश्न मना रही है, तो वहीं इसरो आज इतिहास रचने जा रहा है। इसरो आज 2024 का स्वागत एक्सपोसैट सैटेलाइट की लॉन्चिंग के साथ कर रहा है और अब से कुछ देर बाद ठीक सुबह 9:10 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग होगी। ये दुनिया का दूसरा और भारत का पहला ऐसा सैटेलाइट होगा जो स्पेस में रेडिएशन की स्टडी करेगा। ये सैटेलाइट पल्सर, ब्लैक होल्स, आकाशगंगा या फिर स्पेस में जहां भी रेडिएशंस निकलते हैं उनकी स्टडी करेगा, साथ ही उनकी तस्वीरें भी लेगा। इसका नाम एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट ब्रह्मांड के 50 में से 40 सबसे ज्यादा चमकने वाले स्रोतों की स्टडी करेगा, जैसे पल्सर, ब्लैक होल, एक्सरे, बाइनरी, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, नॉन थर्मल सुपरनोवा। सैटेलाइट को 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर तैनात किया जाएगा। इस सैटेलाइट में 2 पेलोड्स हैं और पहला पेलिक्स और दूसरा एक्सपेक्ट। पेलिक्स इस सैटेलाइट का मुख्य पेलोड है और इसे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और UR राव सैटेलाइट सेंटर ने मिलकर बनाया है। नासा इसी तरह की रेडिएशन की स्टडी के लिए 2021 में मिशन लॉन्च कर चुकी है और इस तरह से भारत दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा जो इस तरह के साइंटिफिक मिशन को लॉन्च कर रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। स्पेस रेडिएशन की स्टडी एक्सपो सैटेलाइट करेगा। दुनिया के वैज्ञानिकों की निगाह आज इसरो पर टिकने वाली है, क्योंकि भारत का पहला और दुनिया का दूसरा देश भारत होगा जो इस सैटेलाइट को आज लॉन्च करेगा। पॉलिक्स सैटेलाइट का मुख्य पेलोड है। इस सैटेलाइट में चूंकि 2 पेलोड हैं तो उनके बारे में हम बारीकी से बता रहे हैं। पहला है पॉलिक्स, चुंबकीय फील्ड, रेडिएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी करेगा। इसके अलावा 8 से 30 kVF रेंज की एनर्जी बैंड की भी ये स्टडी करेगा। साथ ही अंतरिक्ष में मौजूद 40 चमकदार चीजों की स्टडी करेगा, यानी जो रेडिएशन एनर्जी है उसकी स्टडी इस सैटेलाइट की तरफ से की जाएगी। और इसी के साथ आज जब ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा तो सबकी निगाह इस लॉन्चिंग पर रहेगी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण लॉन्चिंग है। ये अलग अलग सैटेलाइट्स के हिस्से उस फील्ड पर मौजूद हैं जहां से लॉन्चिंग होगी। इनको असेंबल कर लिया गया है, बस उस वक्त का इंतजार है जब इसे ठीक सुबह यानी कि अब से चंद मिनटों बाद 9:10 ठीक 11 मिनट बाद लॉन्च किया जाएगा। और स्पेस रेडिएशन की स्टडी में भारत एक नया कीर्तिमान आज स्थापित करने वाला है, जहां पूरा देश नए साल का स्वागत कर रहा है। बीते कल जश्न में नए साल के स्वागत के लिए डूबा रहा, तो वहीं आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बेहतर, बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छी शुरुआत आज होने जा रही है, क्योंकि श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से आज रेडिएशन सैटेलाइट की लॉन्चिंग होगी, जिसका काम है रेडिएशन एनर्जीज को स्टडी करना। जो अलग अलग 40 तरह की चमकीली एनर्जीज हैं उसकी स्टडी करना। टी राघवन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टी राघवन, सबसे पहले तो नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन ना सिर्फ नई उम्मीदों वाला दिन है, बल्कि आज नए कीर्तिमान भी स्थापित होने जा रहे हैं इस लॉन्चिंग के साथ। जी बिल्कुल ज्योत्सना, आपको भी नए साल की बहुत मंगल कामनाएं। और वाकई में एक ऐतिहासिक दिन इसे कहा जा सकता है। साल के पहले दिन ही इसरो एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित करने की कोशिश कर रहा है जो आज से पहले सिर्फ अमेरिका ने की थी। अंतरिक्ष से जो ब्रह्मांड के रहस्य हैं उनको पता लगाने की कोशिश की जाएगी। ब्रह्मांड के अंदर ऐसी खगोलीय घटनाएं लगातार होती रहती हैं जिनकी स्टडी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। IXP जो नासा का ऑलरेडी एक ऑब्जर्वेटरी अंतरिक्ष में मौजूद है, हमारा उससे जो आज एक्सपोसैट हम भेज रहे हैं वो कैसे अलग होगा, अगर साधारण शब्दों में समझे तो इसकी क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा रहने वाली है। जो IXP नासा का फिलहाल वहाँ पर मौजूद है उसकी जो क्षमता है जो पोलराइजेशन एक्सरे को स्टडी करने की, वो 2 keV से लेकर 8 keV के बीच है। लेकिन हमारा जो एक्सपोसैट है ज्योत्सना, वो 8 keV से लेकर 30 keV के बैंड के बीच में जिस पोलराइजेशन रेडिएशन एक्सरे को पड़ेगा, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि इससे कितनी ज़्यादा जो डाटा हैं वो मिलेंगे। हमारे साथ स्पेस एक्सपर्ट जो हैं वो प्रोफेसर RC कपूर साहब जुड़ रहे हैं। कपूर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं।
हम ये समझने की कोशिश करें अगर आपसे कि ये जो स्टडी है खगोलीय घटनाओं की, ये कितनी ज़रूरी है हमारे लिए, हमारी पृथ्वी के लिए, अगर आप सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को ये समझा सकें। देखिए, आप सबको नए साल की शुभकामनाएं। और नया साल बहुत बेहतरीन तरीके से शुरू हो रहा है, ये भी बड़ी दिली खुशी की बात है। इसरो हमको एक नायाब गिफ्ट देने वाला है, तो आने वाले कुछ मिनट में ही रॉकेट लॉन्च होगा। लेकिन ये जो एक्सरे पोलैरिमीटर है, इसका जो मुख्य इंस्ट्रूमेंट है वो रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया। और एक और इंस्ट्रूमेंट है वो एक्सपेक्ट है, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिहाज से है और वो लॉन्ग टर्म और टाइमिंग स्टडीज़ को ध्यान में रखते हुए है। बात यह है कि देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वर्णक्रम है, उसमें जो विजिबल लाइट है, जिसमें कि आप इस समय मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, सूरज की रोशनी हम पे पड़ती है, ये बड़ा नैरो रेंज है। इस हायर वेवलेंथ की तरफ अल्ट्रावायलेट और फिर एक्सरेज आती हैं, लोअर वेवलेंथ की तरफ इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स आती हैं। उनमें भी आकाश से रेडिएशन आता रहता है, लेकिन हम चूँकि देख नहीं पाते, उनके लिए फिर हमको स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने पड़ते हैं। ये एक्सरे पोलैरिमीटर ये सिर्फ एक्सरेडिएशन के लिए ही नहीं है। जो एक्सरे अंतरिक्ष से आती हैं, उनमें एक प्रकाश का एक गुण है, वो जो कि जिसको हम पोलराइजेशन कहते हैं। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो एक प्लेन के में ही जो है उसमें वाइब्रेशंस होते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं पोलराइज्ड रेडिएशन हो गया। तो ये विभिन्न स्रोतों से आता है। और एक्सपोसैट का जो उद्देश्य है वो ऐसे 40 या 50 ऐसे स्ट्रॉन्ग सोर्सेज हैं जो उनका अध्ययन करना है और ये पता लगाना है कि आखिर इन स्रोतों में जो भौतिक परिस्थितियां हैं वो कैसी हैं और ऐसी कौन सी प्रोसेसेस हैं जो इस तरह के हाई एनर्जी रेडिएशन को जो है वो पैदा करती हैं। और लाखों प्रकाश वर्ष दूर जो है पृथ्वी पर हम पकड़ सकते हैं। अब चूंकि हमारा वातावरण जो है हाई एनर्जी रेडिएशन को ब्लॉक करता है, तो हमें अंतरिक्ष में जाना पड़ता है। तो इसलिए सैटेलाइट्स को जो है अंतरिक्ष में हम रखते हैं और वो जैसे पृथ्वी का चक्कर काटते हैं तो विभिन्न स्रोतों को देखते हैं। ये विभिन्न स्रोत क्या है, तो उनमें से जो 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 प्रमुख हैं वो 3 प्रकार के हैं। जैसे एक न्यूट्रॉन स्टार हुआ, एक ब्लैक होल हुआ और एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। गैलेक्टिक न्यूक्लियाई हम उन ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं कि दूर की आकाश गंगाएं हैं जो जिनके केंद्र में शायद सुपरमैसिव ब्लैक होल है। सुपरमैसिव का मतलब है कि सूर्य के मुकाबले करीब 100 मिलियन या 1 बिलियन टाइम्स ज़्यादा हैवी है। और उसके ऊपर जब आसपास के अंतरिक्ष से गैसीय पदार्थ गिरता है, वो गर्म होता जाता है, उसकी आपस के गैसीय की आपस में जो है जो विभिन्न प्रोसेसेस में फिर जो है रेडिएशन बाहर निकलता है। वो सब तरह की वेवलेंथ में आता है, एक्सरेज में भी आता है। लेकिन ये रेडिएशन जो है अपने कुछ खास जो है कैरेक्टरिस्टिक लेके आता है। इन्हीं को पकड़ के इनके बारे में न सिर्फ हम रेडिएशन का अध्ययन करते हैं, उन जो ऑब्जेक्ट्स हैं जहाँ से ये आ रहा है, और बीच का जो अंतरिक्ष है जहाँ पर भी कुछ रेडिएशन एब्सॉर्ब भी होता है, तो सबका अध्ययन जो है हम इसके जरिए कर पाएंगे। लेकिन ये जो एक्सपोसैट है ये अपने आप में अनूठा है, क्योंकि IXP जैसे कि आपने बताया उसका वेवलेंथ रेंज दूसरा है, इसका वेवलेंथ रेंज उससे थोड़ा आगे है। तो आप समझिए कि एक ज़्यादा वाइडर स्पेक्ट्रम में हमको तस्वीर मिलेगी और ऑब्जर्वेशन एक दूसरे की कम्प्लीमेंट्री रहती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस लॉन्च के बाद जो है आने वाले समय में बड़ी अच्छी और अनूठी ऑब्जर्वेशंस हमारे वैज्ञानिकों को मिलने वाली है। जी कपूर साहब, बहुत अच्छे से आपने समझाया कि आज जो ये सैटेलाइट लॉन्च हो रही है उससे क्या काम किया जाएगा। क्योंकि हम यहाँ बात रेडिएशंस की कर रहे हैं, एनर्जीज की कर रहे हैं, ऐसे में मैं एक बहुत कॉमन एग्जांपल के जरिए आपसे समझना चाहूँगी। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो उसमें एक लेयर है जो हमें यूवी रेज से बचाती है। और क्या ये जो रिसर्च है, ये जो स्टडी है जिसके लिए ये सैटेलाइट जा रही है, उससे हम अगर किसी तरह की अल्ट्रा वायलेट रेज के रेडिएशन से जूझ रहे हैं तो क्या उससे बचने के लिए भी इसमें कोई स्टडी या कोई समाधान मिल पाएगा अगर हम इन 40 तरह की चमकीली रेज या स्टडीज की इन डेप्थ स्टडी करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि जब हम वातावरण से बाहर जाते हैं तो इंसान तो नहीं जा रहा है वहाँ, तो इसलिए अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर ऐसे सैटेलाइट के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज को भी डिटेक्ट करने वाला कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा है तो वो भी पॉसिबल है। लेकिन वो
इस समय इसमें सिर्फ एक्सरे पोलैरिमेट्री के लिहाज से ही मतलब ये न सिर्फ ये बहुत ही स्पेसिफिक किस्म का ये एस्ट्रोनॉमी मिशन है। ये वाइड रेंज जो वाइड रेंज स्पेक्ट्रम जो एस्ट्रोसैट के ज़रिए हमको अवेलेबल है, वो यहाँ पर एकदम बड़ा स्पेसिफिक रेंज है एनर्जी का, जैसे कि बताया गया 8 से 30 केईवी का जो हम एनर्जी जो है केईवी में माप रहे हैं। कई बार हम रेडिएशन को एंगस्ट्रॉम में बताते हैं या माइक्रोमीटर्स में भी बताते हैं। यहाँ पर हाई एनर्जीज की बात है तो ये केईवी में है। और जो IXP है वो 2 से 8 और एक्सपोसैट 8 से 30 केईवी में है, जो कि हायर एनर्जी रेंज कहा जाएगा। और जबकि इसके साथ एक और भी ऑब्जर्वेटरी अंतरिक्ष में है, और आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी, उस ऑब्जर्वेटरी का नाम डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर है, नोबेल लॉरिएट भारत के वैज्ञानिक। और उनके काम ने जो है ब्लैक होल थ्योरी के लिए एक किस्म से फाउंडेशन डाली। तो उन्हीं के सम्मान में 1999 में नासा ने दिलचस्प सवाल कपूर साहब मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं। साल 2017 में जब इसका कॉन्सेप्ट बना था कि इसरो जो है एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी भेजेगा एक्सरे रेडिएशन की स्टडी के लिए, उस वक्त से ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल की स्टडी कैसे होगी। अगर हम हमारे दर्शकों को, क्योंकि बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि इसरो ने इस बात को एम्फेसिस किया है कि जो ब्लैक होल बाइनरी है उसकी खास तौर पर हमारा जो सैटेलाइट है वो स्टडी करने जा रहा है। तो ये ब्लैक होल क्या होता है, ये पृथ्वी से कितना दूर है और इससे क्या हमें हासिल होगा ब्लैक होल की स्टडी से, अगर हमारे दर्शकों को आप ये समझा सके। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ब्लैक होल के बारे में हर कोई क्यूरियस होता है, मैं भी था और इसलिए मैंने भी उसमें स्टडी की थी। मेरी PhD थीसिस ही ब्लैक होल्स को लेकर के है, लेकिन ऑब्जर्वेशनल एस्पेक्ट्स के लिहाज से। देखिए, ब्लैक होल एक ऐसी स्थिति है किसी तारे के क्रम विकास में, मतलब तारे एक गैस के बादल से बनते हैं और वो सिकुड़ते हैं, उनमें गर्मी पैदा होती है। कपूर साहब, मैं वापस आपका रुख करूंगी क्योंकि 1 मिनट से भी कम का वक्त रह गया है। ये श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस stage 2 ignites after PS1 continues to burn for 152 seconds. Operational time for PS3 is 124 seconds. PS4 will operate for 247 seconds. Then the injection parameters will be achieved. Real-time programs activated. Minus 25 seconds. VSPP opened. Minus 20 seconds. Minus 15 seconds. प्रमोशन से 15 सेकंड की दूरी पर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lift off normal. Bright morning of the New Year's Day made brighter by a majestic liftoff. PSLV C-58 carrying India's X-ray polarimetric satellite towards its destination. जी हाँ, इस वर्ष का प्रथम प्रमोशन श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोशन मंच से PSLV C-58 का हमने सफलतापूर्ण उत्थापन देखा और यह अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर निरंतर बढ़ता हुआ। प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। Nominal thrusting by PS1 stage. Nominal burn time for the strap-ons is 70 seconds and the core motor for 109 seconds. इस समय यान अपने अधिकतम गतिक दाब से गुजरता हुआ। प्रथम चरण का कुल प्रज्वलन काल 110 सेकंड का होगा। तत्पश्चात इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। Sharp tracking station currently tracking the flight. Ground lead strap-on separated. दोनों स्ट्रैप-ऑन्स को यान से पृथक कर दिया गया है तथा कोर बूस्टर अभी भी प्रज्वलित है। Presently the core S139 motor alone thrusting. The strap-ons have been separated. Normal. This stage will carry the rocket to 57 kilometers altitude and add 1.6 kilometers per second as a relative velocity.
इस घटनाक्रम पे अगला है प्रथम चरण का पृथक्कन तथा द्वितीय चरण का प्रज्वलन। First stage separated, second stage engine started, closed loop guidance initiated. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। प्रथम चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक किया गया है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। There is a confirmation from the Range Operations Director that the second stage has commenced its operation. Second stage performance normal. And as the altitude right now is almost at the verge of the dense atmosphere, closed loop guidance has been initiated. The next flight event is eagerly awaited. नए साल पर भारत की ये उड़ान आप देख रहे हैं The next और flight हमारे event is मेहमान और हमारे payload सहयोगी fairing लगातार separation. हमारे साथ बने हुए हैं। कपूर साहब, आप ब्लैक होल को लेकर अपनी बात कह रहे थे, उस बात को भी कंप्लीट कीजिएगा। लेकिन ये जो ग्राफ हम देख रहे हैं, इस ग्राफ के मुताबिक जो तय रूट है उसी रूट पर ये सैटेलाइट आगे जाते हुए इस दौरान यह कुल 800 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न हाँ, वैसा ही नजर आ रहा है, लेकिन इस जो कमेंट्री उधर से आ रही है मेरे ख्याल में वही हमको फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे मेरे स्क्रीन तो बहुत छोटा है, इसलिए ठीक से कुछ कहना मुश्किल है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन ब्लैक होल को जो लेकर बात कही जा रही थी कि प्लैनेट्स को वो निगल रहा है, अब आगे बढ़ाते हुए टोटल 21 मिनट की ये फ्लाइट है, इससे किस तरह से ब्लैक होल की स्टडी की जा सकती है? देखिए, ब्लैक होल जो है वो तारों के विकास में एक अंतिम पड़ाव है और वो अंतिम पड़ाव इस प्रकार से है। मेरे सहयोगी टी राघवन इस वक्त कुछ कह रहे हैं। राघवन, कहिए। जी, क्योंकि प्रक्षेपण अभी जारी है, लिफ्ट ऑफ बहुत नॉर्मल तरीके से हुआ, इसलिए थोड़ा सा हम इस रॉकेट के बारे में अपने दर्शकों को जानकारी दे दें। ज्योत्सना, PSLV C58 DL वेरिएंट का ये रॉकेट है, वर्क हॉर्स इसे कहा जाता है। इसरो के जितने भी मिशन आज तक हुए हैं सब मिशन में कामयाबी मिली है, सिर्फ 2 को छोड़कर, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रॉकेट इसे कहा जाता है। चाहे वो आदित्य L1 मिशन है जिसको हम 6 जनवरी को देखेंगे कि वो लैंग्राजे 1 पॉइंट पर जाकर स्थापित होना, उससे पहले मंगलयान, ये ऐसे बड़े मिशन है जिस इस रॉकेट की मदद से किए गए। बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प बात मैं आज आपको बताता हूँ कि इस बार हमेशा क्या होता है कि जब टोटल 4 स्टेजेस का ये रॉकेट होता है, 3 स्टेजेस जो है वो पृथ्वी के वातावरण से पहले ही नष्ट हो जाते हैं, समंदर में आके गिर जाते हैं, लेकिन जो चौथा स्टेज है जहां पर वो सैटेलाइट को अलग करता है, वो चौथा स्टेज हमेशा डेब्री की तरह स्पेस में बना रहता है। और एक बहुत बड़ा कंसर्न है सभी स्पेस ओरिएंटेड नेशंस के लिए कि वहां पर बहुत ज्यादा डेब्री इकट्ठा हो रही है, लेकिन इसरो ने इसका भी एक समाधान ढूंढा है। अब ऐसा किया जा रहा है कि 4th स्टेज के सेपरेशन के बाद जब ये रॉकेट जो है वो सैटेलाइट को 650 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में प्लेस कर देगा, उसके बाद ये डी ऑर्बिट किया जाएगा इस 4th स्टेज को, यानी उसको और 200 किलोमीटर डाउन लाया जाएगा। वहां पर इस 4th स्टेज में ऑलरेडी उन्होंने सोलार पैनल और बैटरीज लगा दी हैं, तो आप ये समझिए कि एक तरह से वो सैटेलाइट की तरह काम करना शुरू कर देगा। उसमें एक 10 छोटे छोटे पेलोड जो स्टार्टअप कंपनीज जो हैं इसरो की मदद से जिन्होंने ये पेलोड्स बनाए हैं, उसके अंदर वो 10 पेलोड लगाए गए हैं जो इस 1-2 महीने का इसका कार्यकाल होगा। लेकिन जो चौथा स्टेज है वो भी एक तरह से अब सैटेलाइट की तरह काम करेगा। ये एक एक्सपेरिमेंट पिछले 2 सालों से लगातार किया जा रहा था और लगातार इसमें अपग्रेडेशन हो रहा है, और इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि 10 जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट जिसे कहा जा सकता है वो जो है वहां पर स्थापित किए जाएंगे और 1-2 महीने वो काम करेंगे। तो एक स्पेस डेब्री को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके बाद जब इसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा उसको और ज्यादा डी ऑर्बिट किया जाएगा और पृथ्वी के वातावरण में लाके उसको नष्ट कर दिया जाएगा। दूसरी बड़ी बात है, ऐसा करने से क्या हासिल होगा, जो हमारे डीप स्पेस के जो प्रोग्राम्स हैं, मान लीजिए कि हमें चंद्रमा पर सिर्फ एक सैटेलाइट भेजकर वहां से कुछ सैंपल्स लेकर आने हैं, तो उसको कैसे हम पृथ्वी के अंदर दोबारा एंट्री करवाएंगे, उसकी भी जो स्टडी है उसके लिए ये जो है एक बहुत कारगर कदम साबित होने वाला है। टी राघवन, अगर स्पेस एनर्जीज की बात करें तो स्पेस में एनर्जी कहां से आती है? क्या इस मिशन के थ्रू ये भी आसानी से इसरो पता लगा पाएगा? जी बिल्कुल, देखिए अब हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। जो एक्सपोसैट सैटेलाइट है, इसमें एक्सपैक्ट और पॉलिक्स दो उपग्रह जो हैं इसके साथ जा रहे हैं, जो ऑब्जर्वेटरी हैं बेसिकली, जो अंतरिक्ष में जाकर एक्सरे रेडिएशन की स्टडी करेंगे। कपूर साहब, अगर आप जो पहली बात हम पूरी नहीं कर पाए थे, ब्लैक होल को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं होती रहती हैं, उसके बारे में अगर हम आम लोगों को समझा सकें कि ब्लैक होल क्या होता है और हमारा जो सैटेलाइट है वो क्या स्टडी करेगा ब्लैक होल से, जिससे हमें ये पता लगे कि खगोलीय घटनाएं किस तरह से होती है ब्रह्मांड में।
ये ब्लैक होल जो है वो सूर्य से कुछ गुना अधिक भारी हो सकता है, जिसको हम स्टेलर मास ब्लैक होल कहते हैं। और उसकी जो खासियत है कि उसका आकार बहुत छोटा है। यानी कि आप समझिए कि अगर सूर्य को हम एक ब्लैक होल बना सकते तो इसका रेडियस जो है करीब 3 किलोमीटर था। और आप समझिए कि उससे अगर 3 गुना ज़्यादा है तो आप करीब 10 किलोमीटर के अंदर अंदर एक इतनी बड़ी भारी एंटिटी है जिसको हम देख नहीं सकते, क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण का बल उसके आसपास इतना ज़्यादा है कि प्रकाश की किरण भी जो है उस जगह से नहीं निकल सकती है। तो वो जो पर्टिकुलर जो जगह है उसको हम इवेंट होराइजन कहते हैं, और उसके अंदर क्या होता है उसके भीतर उसकी कोई सूचना नहीं हमको मिल सकती है। लेकिन उसके बाहर जो कुछ भी घटता है, जैसे कि गैसीय पदार्थ जो है उस इलाके में पहुंचता है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और जो कुछ पेचीदा फिजिकल प्रोसेसेस हैं वो बड़ा हाई एनर्जी रेडिएशन पैदा करती हैं। जो उसके लक्षण हैं वो आम रेडिएशन से हटके हैं, तो इसलिए हम जो है उसकी पहचान कर पाते हैं। और ब्लैक होल की आसपास के वातावरण, आसपास के इलाके से जो भी रेडिएशन आता है, हम उसका फिर जो है विभिन्न उपकरणों के जरिए अध्ययन कर सकते हैं। ऑलिक्स जो है खास तौर से पोलराइज्ड एक्सरेज के को पकड़ेगा और उनका अध्ययन करने के लिए आंकड़े इकट्ठे करेगा। तो ब्लैक होल एक बहुत ही 20वीं सदी का अगर सरल शब्दों में समझें जो एक्सरे रेडिएशन की स्टडी करने के बाद बताइए बताइए। जी बिल्कुल सर, मैं बस एक लाइन जोड़ते हुए कि जो अगर एक्सरे रेडिएशन की स्टडी अगर हम कर पाते हैं तो उस जगह पर ये घटना हो रही है, जिस खगोल पिंड में ये घटना हो रही है, उसकी मूलभूत संरचना के बारे में भी, और ये जो प्रक्रिया हो रही है उसके आधार क्या है, उन सब चीज़ों के रहस्यों से भी पर्दा उठ पाएगा। एक और जो बड़ी बात इस पूरे लॉन्च को लेकर कही जा रही थी सर, वो पल्सर स्टार्स के बारे में है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी जो है हमारा सैटेलाइट करने जा रहा है। पल्सर क्या होते हैं, कैसे ये बनते हैं, क्या इसकी स्टडी होगी, अगर इसके बारे में आप हमें हमारे दर्शकों को समझा सकें। देखिए, मूल रूप से ये न्यूट्रॉन स्टार हैं, और अगर सूर्य के भार से करीब 1.4 गुना का भार रहता है, और इनका आकार करीब 10 या 12 किलोमीटर हो सकता है। आप ये समझिए कि इतने सीमित क्षेत्र में जो है गुरुत्वाकर्षण का बल बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ जो ये तारे के विकास की अंतिम स्थिति में जब इस प्रकार से पहुंचता है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो पल्सार जो है वो एक बेसिकली न्यूट्रॉन स्टार है। उसका सारा पदार्थ जो है वो न्यूट्रॉन्स का बना हुआ है। सारे जो एटॉमिक न्यूक्लियस हैं वो सब टूट टाट के ख़त्म हो गए, और वहाँ सिर्फ जो है एक गोला है, और उसमें जो कुछ भी पदार्थ है वो सिर्फ न्यूट्रॉन है, मोस्टली न्यूट्रॉन। इसलिए हम इसको न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। बड़े थोड़ा विस्तार से बताने में ही बेहतर एक्सप्लेन कर पाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इस प्रकार से समझिए कि बहुत छोटे इलाके से आप समझिए कि जहाँ गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा है वहाँ से रेडिएशन आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो चार्ज पार्टिकल्स जब चलते हैं तो रेडिएशन पैदा करते हैं। तो क्योंकि ये जैसे पृथ्वी एक मैग्नेट है, लगभग उसी प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि ये बार मैग्नेट है। तो पोल्स के पास से जो चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं उनका रेडिएशन हम तक पहुंचता है। तो जब इसका ओरिएंटेशन कुछ इस प्रकार से है कि उसका जो पोलर एरिया है वो ऑब्जर्वर के सामने से होकर गुजरता है, तो फिर हमको उसका रेडिएशन एक पल्स के रूप में मिलता है। क्योंकि इनका जो घूर्णन का जो काल है वो सिर्फ कुछ सेकंड है, तो या उसका फ्रैक्शन है, तो हमें उतने ही अंतराल से रेडियो पल्सेस मिलती हैं। वो इस प्रकार से जो है वो आपको पल्सेस मिलेंगी। तो वो ये 1968 में इसकी खोज हुई थी, और तब ये बहुत ही एक किस्म से हम समझ नहीं पाए थे कि ये वास्तव में क्या ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो जो भी तारों के क्रम विकास को लेकर के कल्पनाएं थी, उन थ्योरीज के अनुसार ये तय पाया गया कि मोस्ट लाइकली ये न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, जो बहुत छोटे आकार के हैं, चाहे सूर्य से करीब 1.5 गुना भारी हो सकते हैं। और वहाँ से जो हाई एनर्जी रेडिएशन आता है वो पूरे स्पेक्ट्रम में हमको मिलता है। रेडियो वेव्स मिलती हैं हमको, एक्सरेज भी मिलती हैं, अल्ट्रावायलेट भी। तो विभिन्न वेवलेंथ्स पर हम इनका अध्ययन कर सकते हैं। और ये क्योंकि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व है, तो न्यूट्रॉन स्टार से आता हुआ रेडिएशन भी पोलराइज रहेगा। उसकी जो विभिन्न लक्षण हैं वो हम जानना चाहते हैं कि उसका वास्तव में वो रेडिएशन न्यूट्रॉन स्टार के पास से पैदा हुआ या उससे थोड़ा सा दूरी से पैदा हुआ,
तो ये सब भी हम जान पाएंगे। अच्छा, अंतरिक्ष, बिल्कुल पूजा, अंतरिक्ष वैज्ञानिक आरसी कपूर जी हमें बारीकी से समझा रहे हैं कि ये जो सैटेलाइट है वो 50 में से जिन 40 चीज़ों की, चमकीली 40 चीज़ों की स्टडी करेगी, उनमें से वो चीज़ें कौन कौन सी हैं। मैं एक बार फिर से राघवन का रुख करती हूँ। राघवन, क्योंकि आप भी बहुत लंबे वक्त से स्पेस साइंसेज और खासकर इसरो को फॉलो करते आए हैं, वहाँ से रिपोर्टिंग करते हैं, अगर इस मिशन के लिहाज से मैं आपसे बात करूँ, कितना लंबा ये मिशन है, अपने निर्धारित जगह में पहुँचने में सैटेलाइट को कितना वक्त लगेगा, कितने टाइम की ये पूरी स्टडी रहेगी और कैसे ये सब सुनिश्चित किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए लिफ्ट ऑफ से 21 मिनट का टाइम बताया गया था जब वो 650 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में उसको स्थापित करना है। 5 साल इस मिशन का पूरा कार्यकाल होगा। ये पॉलीमेट्री मिशन है, यानी जो वेवलेंथ है जिसका जिक्र लगातार कपूर साहब कर रहे हैं, जो एक्सरे रेडिएशंस हैं, वो वेवलेंथ जो है वो पोलराइज फॉर्म में होती है, वो स्ट्रेट नहीं होती, इसलिए उसकी स्टडी के लिए खास यहाँ पर 2 सैटेलाइट्स जो हैं, 2 इंस्ट्रूमेंट इसमें लगाए गए हैं, एक पॉलिक्स है और एक एस्पेक्ट्स है। दोनों ही जैसा बताया कि वेवलेंथ जो अभी तक जो बैंड है वो नासा का जो ऑब्जर्वेटरी है उससे बहुत ज़्यादा इसकी क्षमता ज़्यादा होने वाली है। एक और जो हमने बताया, पल्सार की अभी बात कर रहे थे कपूर साहब, एक न्यूट्रॉन स्टार्स की भी ये स्टडी करेगा, क्योंकि देखिए खगोल जो घटनाएं होती है, ब्रह्मांड बहुत कहते हैं सारे वैज्ञानिक की रहस्यों से भरा पड़ा है। हम अपनी गैलेक्सी के अलावा बाहर इतनी सारी गैलेक्सियां वहां पर हो सकती है, कितनी सारी वहां पर घटनाएं होती हैं। ये भी कहा जाता है, नासा की स्टडी ये कहती है कि हो सकता है कि हम उन लोगों के लिए एलियंस हो। तो आप समझिए कि कितना बड़ा जो एक रहस्य है उससे पर्दा उठना बाकी है, और उस दिशा में कह सकते हैं कि इसरो का आज का जो कदम है वो काफी ऐतिहासिक है। न्यूट्रॉन स्टार्स की मैं बात कर रहा था, एक बहुत दिलचस्प बात अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि न्यूट्रॉन स्टार्स के बनने के बाद ऐसा कहा जाता है कि अगर उसका डायामीटर 15 से 30 किलोमीटर का अगर एक डायामीटर का स्टार बनता है ज्योत्सना, तो उससे अगर हम एक स्कूप अगर उससे हम पदार्थ निकालते हैं तो उसका जो वेट होता है वो 4 बिलियन टन होता है, यानी एक हिमालय पहाड़ से भी ज्यादा बड़ा आप समझिए उसका एक स्कूप जो है। तो आप सोचिए कि किस तरह के खगोलीय घटनाएं, खगोलीय पिंड जो है वो ब्रह्मांड में मौजूद हैं, और उनकी स्टडी अगर बारीकी से की जाए तो उनकी संरचना, उनकी बनावट, कैसे वहां से वो रेडिएशंस निकलती हैं, किस तरह से वो रेडिएशंस वहां पर बनती हैं, इन सब की स्टडी करने के बाद हमें जो खगोलीय घटनाएं हैं उसको और बारीकी से अध्ययन करने का मौका मिलेगा। इस के साथ साथ जोड़ते हुए एक सुपरनोवा जिसकी बात कपूर साहब थोड़ी देर पहले कर रहे थे, उसका भी जिक्र यहाँ पर करना जरूरी है, क्योंकि सुपरनोवास की भी स्टडीज जो है हमारा इंस्ट्रूमेंट करना चाह रहा है। और कपूर साहब से अगर हम एक और सवाल ले लें कि सुपरनोवास क्या होते हैं सर, और क्या स्टडी जो है हमारा इंस्ट्रूमेंट। नए साल के आगाज के साथ ही इसरो ने अपने नए साल में पहले स्पेस मिशन को लॉन्च कर दिया है। एक्सपो सैटेलाइट का सफल परीक्षण हुआ, लॉन्चिंग हुई, उसकी तस्वीरें आपने देखी। अब अलग अलग फेजेस में जो सैटेलाइट है वो ऊपर जाएगी और जो रॉकेट है उसके जो हिस्से हैं वो डीब्री होंगे, और यही माना जा रहा है कि ये स्पेस रिसर्च में एक बहुत बड़ा कदम भारत की तरफ से उठाया गया है, क्योंकि रेडिएशन की स्टडी में भारत दूसरा ऐसा देश है जिसने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। हमारे मेहमान और हमारे सहयोगी दोनों ही हमारे साथ बने हुए हैं। कपूर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले टी राघवन सुपरनोवा स्टार के बारे में पूछ रहे थे, और ये जो एक्सपो सैट गया है ये उसकी भी स्टडी करेगा, तो जरा सुपरनोवा स्टार के बारे में बताइए, किस तरह से ये स्टडी होगी और वो है क्या सुपरनोवा? देखिए, नोवा का अर्थ है नया और सुपर आप समझते ही हैं। तो जो आसमान में हम तारे देखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कभी कुछ 100 सालों के अंतर से आकाश के किसी कोने में अचानक ही एक तारा बहुत ज़्यादा चमकीला हो जाता है। तो पिछली कुछ ऐसी घटनाओं को देखते हुए माना गया कि ये सुपरनोवा एक्सप्लोशंस हैं, जो कि किसी भी भारी तारे के जीवन में उसके अंतिम पड़ाव के एक समय जो है एक बड़ा ज़बरदस्त विस्फोट होता है, जिसमें उसका अधिकांश गैसीय पदार्थ अंतरिक्ष में छितरा जाता है। क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ता जाता है तो रोशनी जो है बढ़ जाती है, और आप ये समझिए कि एक अकेला तारा किसी भी एक आकाशगंगा की चमक के बराबर तक चमकीला हो सकता है। तो उसको हम सुपरनोवा कहते हैं। और ये किसी भी तारे के क्रम विकास में अगर कोई बहुत भारी तारा है जो कि सूर्य से करीब 20 या 30 गुना ज़्यादा भारी है, तो वो उसके जीवन में करीब कुछ मिलियन ईयर्स में ही ये घटना हो जाएगी। लेकिन चूंकि अधिकांश सितारे आकाशगंगा में सूर्य के समान हैं
तो उनमें से कुछ एक तारे ही हैं जो इतने भारी होते हैं, और वो इस प्रकार से विस्फोट में अपना अंतिम जो है उनका ये पड़ाव आ जाता है उनके जीवन का। लेकिन इसमें जब बाहर की जो गैस अंतरिक्ष में फैलती जा रही है, वो अपना विभिन्न वेवलेंथ पर रेडिएशन देती है, यानी कि उसमें ऑप्टिकल रेडिएशन भी है, इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट भी है और एक्सरेज भी है। तो वहाँ से आती हुई एक्सरे किरणों को भी हम पकड़ पाएंगे, लेकिन अपनी ही आकाशगंगा में सुपरनोवा विस्फोट जो है वो हर 300 या 400 साल में एक बार हुआ करता है। तो जाहिर है कि खोजबीन काफ़ी बारीकी से रहेगी, तभी जाके ऐसी कोई घटना को हम पकड़ पाएंगे। लेकिन बहुत से ऐसे चमकीले स्रोत हैं आकाशगंगा में या एक्स्ट्रा गैलेक्टिक स्पेस में, जिनकी जो ब्राइटनेस है एक्सरेज में बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे 50 स्रोतों का अध्ययन एक्सोसैट के जरिए होना है। और दूसरी बात यह है सुपरनोवा से रिलेटेड जो उसका जो अंदरूनी हिस्सा है, जो कि हम कोर कहते हैं, वो सिकुड़ता जाता है और वो बहुत तेज़ी से वो छोटे आकार में जाता है। और कई बार जो है वो न्यूट्रॉन स्टार डेंसिटीज पर आकर के वो रुक जाता है। न्यूट्रॉन स्टार की डेंसिटी का मतलब है कि जो एटॉमिक न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वही न्यूट्रॉन स्टार की डेंसिटी है। और वो तब जो है उस समय तो उसके आसपास बहुत गैस रहती है, तो कालांतर में वो जब गैस छटती है तो हम न्यूट्रॉन स्टार को या तो एक पल्सार के रूप में देख सकते हैं, या उसका अगर वो उसका कोई साथी तारा है बाइनरी स्टार के अंदर मतलब युग्म के रूप में भी तारे पाए जाते हैं, तो उनमें से अगर एक तारा सुपरनोवा विस्फोट में खत्म हो गया और उसकी कोर बची रह गई, तो साथी तारे से जो गैस अंतरिक्ष में जाती है वो उसकी तरफ भी गिरती है, और जो गिरती है तो फिर वो अपना रेडिएशन उस समय देती है। तो इनका भी अपनी एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है। बिल्कुल कपूर साहब, और विज्ञान तो ऐसा विषय है जितनी बात की जाए, जितना वक्त दिया जाए उतना कम है, क्योंकि इतना गहरा है और इतनी डेप्थ में आप चीज़ें समझा रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। टी राघवन, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।